सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, संविधान निर्माण ये चैप्टर चल रहा है। इसमें संविधान निर्माण के बारे में हमने बताया था कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये भी बताया था। आज समझें भारत के संविधान की उद्देश्य का। तो हम भारत के लोग, ये भारत के संविधान की उद्देश्य का है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी ये सम्मत है कि एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार करना, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यानी स्वीकार करते हैं। तो देखिए, इनकी एक एक चीज़ को समझें। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी भारत के नागरिकों ने अपने में से ही कुछ प्रतिनिधि चुने थे जिन्होंने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। दूसरा देखिए, समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। यानी कानून इस तरह से बने कि जो समाज में असमानता है, आर्थिक असमानता है, ये कम हो। अब देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है, अपने से जुड़े मामले में, और कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब समझें। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, सरकार यानी अधिकार के अंदर नहीं है। सरकार धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगी। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। अब देखिए, गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। यानी जो शासन का प्रमुख होगा वो भारत के ही लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि वो किसी वंश का या राज का खानदान का। या अब देखिए, समता कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अब देखिए, बंधुता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने यानी कम न माने। अब देखिए, लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, और यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। यानी नियम ये संविधान में लिख दिए गए हैं। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई
अनुचित पाबंदी नहीं है। तो इस तरह से ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये संविधान की उद्देशिका समझाई। अब इससे आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका, इन तीन देशों के संविधानों की प्रस्तावना, तीनों की प्रस्तावनाओं की तुलना करिए। इन सभी में जो विचार साझा हैं उनकी सूची बनाएं आप लोग, और इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें। और तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है? इन प्रस्तावनाओं में से कौन सी ईश्वर का आह्वान नहीं करती? तो ये कार्य आप लोगों को करना है। अब समझें संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। संविधान जो हमने बनाया है वो केवल मूल्यों और दर्शन का बयान नहीं करता। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है, यानी व्यवस्था बनाने वाला है संविधान। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। यानी हमारे यहाँ का जो संविधान है वो काफ़ी लंबा है, बड़ा है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उस समय की परिस्थितियां जो थीं उसके हिसाब से नियम बने, लेकिन यदि आज उनमें कुछ बदलाव लाना है तो इसके लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है, और बदलाव यानी संविधान में संशोधन के द्वारा बदलाव या परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है, और इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यानी संविधान में जो कुछ भी नियम बने हैं उन्हें हम पढ़ करके समझ सकते हैं। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। यानी कैसे हमें अपने शासकों को चुनना है, ये संविधान में जिक्र है इसका। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा भी तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। और पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। यानी संविधान की जो पुस्तक है उसके 3 अध्याय जो है, शेष 3 अध्याय इसी के बारे में है। और प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। अब देखिए रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाला शासन व्यवस्था, ये जो है कुछ टॉपिक हैं उनका मतलब विश्लेषण करके बताया है। धारा का मतलब क्या है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद कह सकते हैं इसे। संविधान का अर्थ क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं।
संविधान संशोधन क्या है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप का मतलब किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन का मतलब किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना, इसका मतलब है संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से करता है। देशद्रोह का मतलब है देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।